नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और माता वैष्णो देवी के भवन को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। कल ही माननीय राष्ट्रपति महोदय ने वहां पे स्काई वॉक का उद्घाटन किया था, जिससे यात्रा और सुविधापूर्वक हो सकेगी। और आज से वहां पे लगे हुए हैं खूबसूरती से सजाने के लिए और तरह तरह के फूलों से भवन को सजाया गया है। यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है, सिक्योरिटी का वहाँ पे खास ध्यान दिया गया है और इस बात की भी चिंता की गई है कि कहीं एक बार फिर 31 दिसंबर वाली वो घटना ना घटे। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्राइन बोर्ड के सीईओ इस बात को खुद देख रहे हैं, खुद सब चीज़ को उस पर नज़र रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं के लिए ये नवरात्रे बहुत ही अच्छे होंगे। 15 अक्टूबर से हमारा जो नवरात्रा फेस्टिवल है वो जो जॉइंटली टूरिज्म डिपार्टमेंट और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, उसका प्रारंभ हो रहा है। और उसके बाद 15 से लेकर 23 तारीख तक 9 दिनों में कई तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले बात करें तो हमारा जो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन रहता है, जिसके अंदर काफ़ी यंग टैलेंट हम जो है अट्रैक्ट करते हैं और बहुत सारा टैलेंट उभर के आता है। उनमें से कोई विनर्स हैं वो भी परफॉर्म करेंगे इस साल। उसके अलावा भागवत कथा है, प्रभात फेरी है, माता की कहानी पर एक थिएट्रिकल शो है, बच्चों के बहुत सारे इवेंट्स हैं, एक रेसलिंग का हमारा इवेंट यहाँ पर रहता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिसका पूरा एक कैलेंडर टूरिज़्म डिपार्टमेंट निकालता है, उसके अंदर लोग हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा यात्रा की कंटेक्स्ट में बात की जाए तो RFID बेस्ड जो हमारे एक्सेस काउंटर्स हैं, उनकी संख्या भी नवरात्रों में विशेष करके हम बढ़ाते हैं, बिकॉज हमें उम्मीद रहती है कि 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु अगले 9 दिनों में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएंगे। तो उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और कतारों में उनको इंतज़ार ना करना पड़े, तो उसके लिए जो है फैसिलिटेशन डेस्क, हेल्प डेस्क सेट किए जा रहे हैं, सेटअप किए जाएंगे। एक टोल फ्री नंबर भी हमने रिलीज़ किया है जो कि हमारे कॉल सेंटर के लिए है, और किसी भी तरीके की जानकारी लोग लेना चाहें नवरात्रि के उपलक्ष्य में, चाहे वो यात्रा रजिस्ट्रेशन से लेकर हो, फैसिलिटीज़ की बात हो, दर्शंस की, डोनेशंस की, कोई भी ऐसी जानकारी लेना चाहें तो वो हमारे कॉल सेंटर से ले सकते हैं। उसके अलावा नवरात्रि पे जो व्रत का खाना रहता है हमारे सभी भोजनालयों में उपलब्ध रहेगा। इस साल हमारे उपराज्यपाल जो माननीय अध्यक्ष महोदय भी हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनके निर्देशन पे भैरों में भी एक नई लंगर सुविधा जो शुरू की जा रही है, जो 15 तारीख से उपलब्ध होगी। और आज तक की मैं बात करूं तो 2 जगह पे लंगर उपलब्ध था, एक सांजी छत में और ताराकोट में। तो ये एक तीसरी सेवा होगी, लंगर सेवा, जो कि भक्तों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। और उसके लिए भी जो हमारे जो रोपवे से जो श्रद्धालु भैरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं या जो पैदल जा रहे हैं, उन सभी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी लंगर सेवा का भी लाभ ज़रूर उठाएँ। उसके अलावा पूरे ट्रैक पे जो साफ़ सफाई का हमारा अभियान रहता है, फेस लिफ्ट। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में हमास की तरह हमला हो सकता है, इस बात की चिंता पौन कश्मीर के प्रेसिडेंट ने की। उन्होंने कहा कि दोनों की जो सोच एक जैसी है। जिस तरह से हमास इजराइल पे हमला कर सकता है, कश्मीर के अंदर भी उसी सोच के टेररिस्ट बैठे हुए हैं और पाकिस्तान उनको पूरी सपोर्ट कर रहा है। सरकार को चाहिए वह मिनॉरिटी का जो है उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान दे। तो हाल ही में जो ये हमस का अटैक इसराइल में हुआ, इसके संदर्भ में इसका जो प्रभाव जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के संदर्भ में पड़ सकता है, या पूरे देश में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसके संदर्भ में पड़ सकता है, उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमस एक पान-इस्लामिक विचारधारा वाली आतंकवादी एक संगठन है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन लश्कर-ए-तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा बिल्कुल वही है। विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। और हमको लगता है कि ये जो हाल ही में हमला हुआ है हमस का इसराइल पे, इसका एक प्रोत्साहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पान इस्लामिक आतंकवादी गतिविधि पे उस पर पड़ेगा, और खासतौर से जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है। और आप सबको मालूम है कि पान इस्लामिक आतंकवाद सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाता है, सॉफ्ट सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में भी सिविलियंस को निशाना बनाया गया। आपने देखा कि इसराइल में सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और आपने
बार बार देखा कि जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को निशाना बनाया जाता, और खासतौर से पान इस्लामिक आतंकवाद का जो टारगेट है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हिंदू है। हम समझते हैं कि जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है वो हमको लगता है कि सुरक्षा असुरक्षा का एक घातक हमले हो सकते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के। अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। इजराइल हमास संघर्ष 8वें दिन में प्रवेश कर रहा है। वहीं इस दौरान हमास ने इजरायली बच्चों का एक फुटेज जारी किया है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल पर घातक हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। हमास समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो को कैप्शन के साथ साझा किया है। कोरोना वायरस पिछले 3 साल से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर गंभीर जोखिम बना हुआ है। कई देशों में नए वेरिएंट्स के कारण संक्रमण के मामलों में बढ़ने की खबरें हैं। इन दिनों सामने आ रहे हैं नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं, जो पिछले 1 साल से दुनिया भर में तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर सभी लोगों को सावधान रहने और बचाव के लिए उपायों का पालन करने की सलाह दी। जिस तरह से कई देशों में संक्रमण बढ़े हैं, क्या ये कोरोना की वापसी का संकेत है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि आने वाले समय में भू राजनीति में रूस का महत्व कम होता जाएगा, वहीं चीन मुख्य होकर उभरेगा। सीडीएस ने बेंगलुरु में आयोजित हुए एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर में शिरकत की। इस दौरान सीडीएस ने अपने संबोधन में कहा कि सैन्य बल लगातार अपने आप को बदल रहे हैं और आज की ये ज़रूरत है। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो अनिश्चितताओं से भरा है और इसके लिए बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 17 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम में इस बदलाव के साथ ही सर्दी बढ़ने की संभावना है। खासतौर पर कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में पारे में और गिरावट आएगी। इस बीच शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 14 अक्टूबर से कुछ हिस्सों में मौसम बिगड़ जाएगा। इसमें बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। अगले 48 घंटों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह 16 और 17 अक्टूबर को कुछ हिस्से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसमें बिजली गिर सकती है। तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम में इस बदलाव को पश्चिमी विक्षोभ से जोड़कर देखा जा रहा है। मैनेजमेंट ऑफ विश्व योग संस्था द्वारा हर की पौड़ी में 16 तारीख को हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और साथ ही साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सभी लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अभी थोड़ी देर में हमने 1 साल हो गया स्टार्ट किए हुए, तो हमने क्या किया है कि सभी लोग हम यहाँ मिलजुल के एक हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे रखी थी, उनका प्राण प्रतिष्ठा रखी हुई है। और उसमें मैं सभी अपने जितने भी नगरवासी हैं या बाहर से दूर दराज से सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि 16 तारीख को हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। सुबह से तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक शोभा यात्रा, उसका पद यात्रा रखी हुई है। भ्रमण पूरा करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे माता रानी के मंदिर तक और वहाँ से हमने वापस आना। उसके बाद फिर हम नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी के, तो कुछ नवरात्रों का थोड़ा सा वो भी रखा हुआ है और फल फ्रूट भी रखे हुए हैं, वो भी सभी ने लेने हैं। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव महाजन ने आज जानकारी साझा करते हुए ये बात कही कि 4 साल पहले इस बात की डिमांड रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं उनका बोर्ड बनाया जाए ताकि मंदिरों का रखरखाव हो सके। इसके लिए सिट का भी गठन किया गया था, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्होंने एलजी और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया। उन्होंने अपनी बात को साझा करते हुए ये कहा कि जल्द से जल्द बोर्ड की होना चाहिए ताकि मंदिरों का पूरी तरह से रख रखाव हो सके। 4 साल पहले डिमांड रखी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनका एक बोर्ड बनाया और उस बारे में हमने 2019 में दिसंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी रजिस्टर्ड लेटर से एक मेमोरेंडम भेजा था। एलजी साहब को भी मेमोरेंडम भेजा था। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी मंदिरों का, जो मंदिरों की हालात है, ऐसा लगता है कि वो जो मंदिर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे मंदिर पाकिस्तान में भी नहीं हो। इतने बुरे हालात हैं मंदिरों के। और मैं सरकार से ये अपील करूंगा, पीछे इन्होंने एक सिट भी बनाई थी एलजी साहब ने,
कि मंदिरों के जो देख रखाव के लिए देखा जाए इनका बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज तक उसका भी कोई पता नहीं लगा कि उनका क्या रिजल्ट निकला। मैं एलजी साहब ने पीछे एक भाषण दिया था, उसमें बोला था कि मेरे जाने के बाद जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जीपी फंड रिलीज नहीं किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉइज मार्च 2023 के बाद रिटायर हुए हैं उनका अभी तक जीपी फंड रिलीज नहीं किया गया, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेजुटी है, कम्यूटेशन है, वो मार्च से जो बिलें हैं वो ट्रेजरीज में पड़ी हुई हैं, और ये जो जीपी फंड होता है ये हम पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब वो पावर में आते हैं, जब उनकी सरकार बनती है, तो वो रोशनी एक्ट को वापस लाएंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि रोशनी एक्ट के तहत जितनी फॉरेस्ट लैंड जिसके पास थी उसी को दे दी थी, उसका काफ़ी नाजायज फ़ायदा उठाया गया। पॉलिटिशियन ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फॉरेस्ट लैंड जो है चारागाह के नाम से, किसी दूसरे नाम से हज़ारों कनाल ज़मीन जो है उन्होंने अपने नाम करवा ली थी। लेकिन यूटी बनने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस एक्ट को कैंसिल कर दिया। अब गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी 47 के बाद लोग जो बाहर से आए थे उन्होंने दिल्ली में भी सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा किया था, बाद में उन्हीं के नाम कर दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए क्योंकि यहां पे 370 थी। अब जबकि 370 हट गई है, सारे कानून वही लग रहे हैं जो केंद्र के हैं, तो यहां भी वैसा ही होना चाहिए। जो लैंड एक्ट जो है उसको और फॉरेस्ट एक्ट को केंद्र की तरह जम्मू कश्मीर में भी लागू करना चाहिए। जिस जमीन पर 70-70 साल से लोग बैठे हैं, जिस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है, यहां पे रेत थी और बाहर से मिट्टी ला ला के उनको खेतों को उन्होंने सिंचा है, बनाया है, लेकिन उन्हें उनका राइट्स नहीं मिल रहे। जब हमारी हुकूमत आएगी अब फिर ये एक्ट वापस लाएंगे। लेकिन यहाँ कश्मीर में हमारे 90% मुस्लिम एसटी, लेकिन ये हिंदू एसटी और मुसलमान एसटी के लिए था एसटी। जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो एक तबका के लिए नहीं बनाती, सबके लिए बनाती है। तो हमने कानून बनाया था पार्लियामेंट में, ये कानून बनाया था। गलती हमारे यहाँ होगी जब पार्लियामेंट में हम तब कांग्रेस की सरकार की जिसमें मंत्रिमंडल वहाँ की हम पार्लियामेंट का कानून बनाते हैं तो एक मुश्त वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो। यहाँ लागू नहीं किया 370 का, क्योंकि यहाँ की असेंबली में उसको दोबारा से पास नहीं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कानून जो बनाया हमने वो ये बनाया कि जो जंगल में रहते हैं एसटी, हिंदू हो या मुसलमान, बकरी वाले हों, गद्दी हों, गुज्जर हों, ये क्या कहते हैं ये बकरवाल, उनके लिए सरकार ने कानून बनाया। ये अपना घर भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और उस खेती का इस्तेमाल भी सकते हैं। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून। आप 5 अगस्त 19 तक कोई अगर उनको निकालता तो बजा था, क्योंकि वो हमारे देश का कानून यहाँ हमने उसको सबने गलती की, मैंने भी गलती की उसे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये सरकार आएगी और सबको निकालेगी। हमें सरकार थी कोई 100 साल से 150 साल से, तो कोई निकालेगा नहीं, कानून पास करो या नहीं करो। लेकिन ये कानून 5 अगस्त 2019 को जब ये यूटी बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून ऑटोमेटिकली इस पर लागू हो गया। अब तो 370 नहीं है। तो जो हमने वहाँ कानून पास किया, जैसे हजारों कानून कहते हैं कि अब यूटी है तो सब लागू होंगे, तो वो क्यों नहीं लागू होगा? आप एक को नहीं कह सकते ये नहीं लागू होगा। तो 5 के बाद वो लागू होगा कि जो फॉरेस्ट में है एसटी, हिंदू, मुसलमान, कभी वो जमीन भी जोत सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, समझे? तो ये हटाने की जो मुहिम हुई थी वो गैर कानूनी है बेशक। इसीलिए हमने, मेरी पार्टी ने 85 एजिटेशन की स्टेट
और जब नहीं माने फिर गवर्नर साहब को मैंने होम मिनिस्टर को बताया ये तो काम गैर कानूनी है, हटा रहे हो। तो इसलिए उसमें हम आपके साथ हैं। वो हमारा हिंदू भाई हो जम्मू का या पहाड़ में रहने वाला है, अगर हटाएंगे तो 70% आबादी को कोई आसमान में नहीं मिलता है। जो कानून बम्बई में लगा है, जो कानून दिल्ली में है, हैदराबाद में, कलकत्ता में है, सरकारी ज़मीन है, उसको रेगुलराइज कर दें। कुछ इसमें महाराजा के ज़माने की, कुछ शेख अब्दुल्ला के ज़माने, और फाइनल मेरे ज़माने में रोशनी कानून बना, जो यहाँ इन्होंने शिकायत की कि भाई कभी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।